हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे जलीय चक्र की, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र किसे कहते हैं। तो जल चक्र में जल की गति और इसका गैस, तरल व ठोस अवस्था में परिवर्तन सम्मिलित रहता है। अर्थात जल चक्र में जो जल है उसकी विभिन्न दशाएं और उसका गैस, तरल और ठोस तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन इसमें शामिल रहता है। और जल चक्र की मुख्य जो प्रक्रिया है वो संघनन है, जिसके द्वारा बरसात होती है। पृथ्वी पर अथवा भूमिगत जल का संचयन और प्रवाह, बाष्पीकरण और आर्द्रता का वहन इसमें सम्मिलित है। अतः जल चक्र में जल की जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल पर नियमित चक्रीय अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इस जल चक्र में जल पृथ्वी के तीनों ही मंडलों में संचरित होता है। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों ही मंडलों से संचरित होकर के एक चक्रीय अवस्था को प्राप्त करता है और जल विभिन्न रूपों से गुजरता हुआ पुनः जहाँ से शुरुआत होती है अंत में वहीं पर पहुँचता है। अर्थात महासागरों का जल पूरे वायुमंडल से लेकर के स्थल मंडल और स्थल मंडल से बहता हुआ वापस महासागरीय क्षेत्रों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार की जो चक्रीय अवस्था है इसी को जल चक्र के नाम से जाना जाता है। जल चक्र में जल का परिसंचरण विभिन्न मंडलों में स्वतंत्र रूप से होता है। इस जल चक्र में जल विभिन्न मंडलों में स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता रहता है। और जल चक्र की जो ये चक्रीय अवस्थाएं हैं यही जल चक्र के रूप में जानी जाती हैं। जल चक्र में जल का परिसंचरण स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों में ही होता है। इसमें वायुमंडल में वायु का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परिसंचरण तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नमी का स्थानांतरण, जलमंडल में सागरीय धाराओं द्वारा जल संचलन और स्थल मंडल से नदियों और हिमनदों द्वारा जो जल है वो सागरीय क्षेत्रों की ओर जाता है। तो इसी प्रकार मृदा से भी जो बाष्पीकृत और पौधों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन के रूप में स्थल मंडल से जल वायुमंडल में पहुंचता है। और वायुमंडल में उपस्थित जो जल है, जो जलवाष्प के रूप में मौजूद रहता है, वह संघनन प्रक्रिया द्वारा बादलों के रूप में परिवर्तित होकर के बरसात होती है। और वो बरसात का जो जल है वो वापस धरातल पर आता है और धरातल का जो जल है वो बहता हुआ नदी नालों के माध्यम से पुनः सागरीय क्षेत्रों तक पहुंचता है। तथा कुछ जल जिसको मृदा अवशोषित कर लेती है वह मृदा के अंदर विद्यमान रहता है तथा पेड़ पौधों के द्वारा पुनः बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा वापस वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये जल चक्र निरंतर चलता रहता है। अब हम बात करते हैं जल चक्र की क्रियाविधि की कि जल चक्र कैसे कार्य करता है। तो जल चक्र में जो जल है वो जल का वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जमा होना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात इस जल चक्र में जल का बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचना एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिस पर मौसम संबंधी परिवर्तन निर्भर करते हैं। और पृथ्वी पर संचालित होने वाले जल चक्र के मध्य अनेक ऐसे एजेंट होते हैं जो जल की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के कारण ही महासागरों का जो जल है या अन्य जो जलीय क्षेत्र हैं उनका जल बाष्पीकृत होता है, जलवाष्प का रूप धारण करता है और वह वायुमंडल में प्रवेश करता है। महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवनें महासागरीय जल के ऊपर से जब गुजरती हैं तो वो नमी को ग्रहण कर लेती हैं, जलवाष्प को धारण कर लेती हैं। और वो पवनें जब महाद्वीपीय भागों के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचती हैं तो उस जलवाष्प को आंतरिक भागों तक पहुंचा करके आंतरिक क्षेत्रों में बरसात का कारण बनती हैं। तो इस प्रकार से पवनें उस जलवाष्प को गति प्रदान करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करती हैं। और इससे ये जो जलवाष्प है वो संघनित होकर धरातल पर बरसात कराती है। और वर्षा से प्राप्त जल नदी नालों के रूप में धरातल पर बहता हुआ अंत में वापस सागर महासागरों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार वर्षा से प्राप्त इस जल का कुछ भाग
वनस्पतियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होने से कम हो जाता है तथा कुछ जल नदियों, झीलों, तालाबों आदि से भी बाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जल है ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अर्थात बाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान जल वाष्प अवस्था में बदलता है, गैसीय अवस्था में बदलता है और उसके बाद में वायुमंडल में जब जलवाष्प का संघनन होता है तो संघनन प्रक्रिया के दौरान यह जलवाष्प जो कि गैसीय रूप है वो पुनः ठोस या तरल अवस्था में अर्थात हिम या जल कणों के रूप में बदल जाता है और वर्षा के रूप में वापस धरातल पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जल चक्र की क्रियाविधि है। जल चक्र इस तरीके से पृथ्वी के तीनों ही मंडलों में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं जल चक्र की प्रमुख अवस्थाओं की कि जो जलीय चक्र है उस जलीय चक्र का जो पूरा क्रम है उसको मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 3 उसकी मुख्य अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है बाष्पीकरण तथा बाष्पोत्सर्जन। और बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका अंतर समझेंगे। बाष्पीकरण तो जब जलीय क्षेत्रों से जल गैसीय रूप में परिवर्तित होता है ऊष्मा के कारण, तो इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। और बाष्पोत्सर्जन में पेड़ पौधों के द्वारा जो जमीन से या मृदा से ग्रहण की गई नमी को ऊष्मा के माध्यम से या सौर ऊष्मा के द्वारा बाष्प में परिवर्तित करके वायुमंडल में पहुंचाना, ये बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन दोनों ही प्रक्रियाओं में जल गैसीय रूप धारण करके वायुमंडल में पहुंचता है, लेकिन बाष्पीकरण जो जलीय क्षेत्र हैं उनसे होता है और बाष्पोत्सर्जन वनस्पतियों से होता है। तो इस पहली अवस्था में हमने देखा कि जो जल है वो जल गैसीय रूप धारण करके बाष्प के रूप में बदल करके वायुमंडल में पहुंच जाता है। और जल चक्र की इस अवस्था में जल धरातल पर स्थित जो जलीय क्षेत्र हैं उनसे बाष्पीकरण और वनस्पति से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में पहुंच करके स्थित हो जाता है। तो ये जलीय चक्र की पहली अवस्था है। और नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से तीर के निशानों से जो है जल चक्र की स्थितियों को दर्शाया गया है। तो यहाँ सागरीय क्षेत्र है और इन सागरीय क्षेत्रों से एवेपोरेशन लिखा हुआ है। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जो नमी युक्त क्षेत्र हैं या बर्फीले इलाके हैं तो वहाँ से भी सौर ऊर्जा के द्वारा तापमान के द्वारा बाष्पीकरण होता है और बाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों के द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है। और ये बाष्पीकरण की वजह से जो जल का वाष्प बनती है वो वायुमंडल में स्थित हो जाता है और उसी जल वाष्प का फिर संघनन प्रक्रिया के दौरान कंडेंसेशन लिखा हुआ है। तो इस संघनन के दौरान बादल बनते हैं और बादलों से फिर वो जलवाष्प जल या हिम के रूप में धरातल पर पुनः नीचे आ जाती है, जिसको हम बर्षण के नाम से जानते हैं। तो स्पष्ट ये डायग्राम में सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं। इसकी दूसरी अवस्था है बर्षण, अर्थात पहली अवस्था में जल बाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचा। दूसरी अवस्था में जो बाष्प वायुमंडल में मौजूद है उसका संघनन होगा और संघनन के द्वारा बादल बन करके बरसात होगी, अर्थात वो जलवाष्प पुनः धरातल तक आ जाएगी। ये दूसरी अवस्था है। तो जल चक्र की इस अवस्था में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है, जिससे जलवाष्प जलकणों या हिमकणों में परिवर्तित होकर धरातल पर गिरती है और इसे ही बर्षण के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में बर्षण द्वारा जल पुनः धरातलीय क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। ये इस जल चक्र की दूसरी अवस्था है जिसमें जल वायुमंडल से वापस धरातलीय क्षेत्रों तक आ जाता है। और तीसरी अवस्था है वायु संचरण की, अर्थात जल चक्र में वायु संचरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस तीसरी अवस्था में पवनें और मौसम तंत्र को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा वायुमंडल में जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः वितरण संभव होता है। पवनों के द्वारा ही जलवाष्प सागरीय क्षेत्रों से महाद्वीप के आंतरिक भागों तक पहुंचती है और आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तो इस प्रकार से तीसरी अवस्था में पवनों और मौसम तंत्र को शामिल करते हैं या वायु संचरण को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों ही अवस्थाओं से होता हुआ जो जल है वो अपना एक चक्र पूरा करता है और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पृथ्वी की भूमंडल के जो
तीनों ही मंडल हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनसे स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करता है या गुजरता है। अब हम बात करते हैं यहाँ प्रकृति में जल चक्र का महत्व क्या है। तो प्रकृति में जैसे प्रकृति के अन्य तत्वों का चक्र चलता है और प्रकृति में उन तत्वों की जो मात्रा है लगभग निश्चित रहती है। जैसे यदि हम वायुमंडल की विभिन्न गैसों की बात करें, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का अपना चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है। ऐसे ही जो विभिन्न प्रकार के मृदा के तत्व हैं उनके भी अपने निश्चित चक्र होते हैं और उन चक्रों के द्वारा वो प्रकृति के विभिन्न मंडलों में या पृथ्वी के विभिन्न मंडलों से भ्रमण करते हुए वापस अपनी मात्रा को मेंटेन रखते हैं, अपनी उनकी निश्चित मात्रा बनी रहती है। उसी तरीके से प्रकृति में जल चक्र भी जल के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए उत्तरदायी है और पृथ्वी पर जलीय चक्र अनेक जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलीय संचार के बिना जल का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्थात यदि जलीय चक्र नहीं होगा तो जल का संतुलन बिगड़ जाएगा, कहीं जल का आधिक्य हो जाएगा और कहीं जल की बहुत कमी होगी। तो जल चक्र की वजह से ही पृथ्वी के तीनों मंडलों से होकर के जल का वितरण इस जल चक्र के द्वारा होता है और विभिन्न वनस्पति और जैविक प्रक्रियाओं के लिए ये उत्तरदायी है, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। और यदि जल चक्र नहीं होगा तो विभिन्न क्षेत्रों में जल के असंतुलन से जीवन असंभव हो जाएगा। प्रकृति में जलीय चक्र मानव, वनस्पति, जलवायु एवं समस्त प्राणी जगत के लिए जीवन का आधार है। अर्थात जल चक्र की वजह से ही हमारी प्रकृति पर, हमारी पृथ्वी पर मनुष्य और समस्त सजीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। यदि जलीय चक्र नहीं होगा तो मानव सहित समस्त सजीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रकृति में जल चक्र का अपना विशेष महत्व है। तो आज इस वीडियो में हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।